आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 कोर्स नंबर 4 बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 बी आर ए BU मुजफ्फरपुर। भारत का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन का टॉपिक है लर्नर एंड देयर लैंग्वेजेज, शिक्षार्थी और उनकी भाषाएं। यानी पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भाषा का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति का विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, डिस्कस इज द नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। भाषा का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड द डिफिनीशन ऑफ द लैंग्वेज। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, समाज की उपज है। यह शब्दों से बनती है पर उसी पर ख़त्म नहीं होती है। यह मानवीय कलाकृति है जिसके बल पर उसने भव्य संस्कृति और उन्नत सभ्यता का विकास किया। भाषा भी वह माध्यम से है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए प्रारंभ में अनेक भौतिक या मूर्ति संकेतों या प्रतीकों को अपनाया और उन्हें ही विचार विनिमय का साधन बनाया। यूँ तो भाषा हम दो रूपों में स्पष्ट व्यक्त करते हैं, एक लिखकर नहीं तो बोलकर, परंतु सांकेतिक भाषा भी अपना महत्व हुआ करता है। यह सांकेतिक रूप में कई रूप में हमारे सामने आती है, जैसे ट्रैफिक वाहन चौराहे पर लाल और हरे रंगों का खास बातें कही जाती है। सायरन की आवाज़, भोंपू की आवाज़। इसी तरह मवेशियों या पक्षियों को कुछ कहने या समझाने के लिए कुछ संकेतों ध्वनियों के प्रयोग करने पड़ते हैं। आंगीय संकेतों के कारण ही भाषा में अंगों से संबंधित मुहावरों का प्रयोग किया दिखता है। एक ही संकेत विभिन्न अवसरों पर भिन्न अभावों को व्यक्त करते हैं। सांकेतिक भाषा भी भाषा व्यक्त करने का तरीका है, लेकिन भाषा के लिखित और मौखिक रूप का ज़्यादा उपयोग हो रहा है हमारे पास। ध्वनि संकेत का या भावनाओं को अस्थायी रूप से देने के लिए लिपि की खोज की गई। इसके लिए प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है। हिंदी के लिए देवनागरी, अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि में लिखी जाती है। भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली ध्वनि शब्दों तथा वाक्यों का एक स्पष्ट समष्टिगत रूप है। भाषा मानव समाज की उन्नति तथा सफलता का मूलभूत आधार है। भाषा के अभाव में एक दूसरे के विचारों का नहीं समझना जा सकता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने भाव का व्यक्त करता है। भाषा 3 प्रकार की होती है। एक होती है कथित भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। भाषा मौखिक रूप समूहों या वाक्यों की वह व्याख्या व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का विनिमय करते हैं। प्रत्येक जाति के पशुओं की अपनी भाषा होती है। अधिक दिनों तक साथ रहने पर मनुष्य भी पशुओं की सांकेतिक भाषा समझने में समर्थ हो जाता है। मनुष्य के संकेतों की अपेक्षा ध्वनि संकेतों के माध्यम से भावों, विचारों तथा अनुभूतियों को व्यक्त कर सुगम साधन अपनाया है। और भाषा मौखिक शब्दों समूहों या वाक्यों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का विनिमय करते हैं। प्रत्येक जाति के पशुओं की अपनी भाषा होती है। अधिक दिनों तक साथ रहने पर मनुष्य भी पशुओं की सांकेतिक भाषा समझने में समर्थ होता है। मनुष्य के संकेतों की अपेक्षा ध्वनि संकेतों के माध्यम से भावों, विचारों तथा अनुभूतियों को व्यक्त कर सुगम साधन अपनाया और यही साधन भाषा है। क्रोच के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से विचारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। स्वीटर के अनुसार ध्वनियात्मक शब्दों तथा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। तीसरा पॉइंट, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक में भाषा की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। भाषा यादृच्छिक, मौखिक या प्रतीकाओं का व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य समाज एवं प्रकृति के मध्य सदस्य होने के नाते परस्पर विचारों अथवा कार्यों का आदान प्रदान करते हैं। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के शब्दों में मुख से उच्चारण होने वाले शब्दों व वाक्यांशों आदि
का वह समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताती जाती है भाषा कहलाती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्रयोक्ता एवं श्रोता आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान लिखित एवं मौखिक दोनों ही रूपों में होता है। भाषा उच्चारित भाषा और लिखित भाषा दोनों पर रूपों में प्रस्तुत होती है। उच्चारित भाषा को ही लिपिबद्ध रूप में संयोजा जा सकता है तथा समाज और संस्कृति के उन्नति हस्तांतरण किया जा सकता है और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए विचारों को हस्तांतरित किया जाता रहेगा। भाषा की प्रकृति तथा विशेषताएं। नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। भाषा की प्रकृति और विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। मानव शिशु माँ के पेट से कोई भाषा सीखकर नहीं आता है, बल्कि जिन भाषियों के बीच उनका जन्म होता है, उनका पालन पोषण होता है और जो भाषा उन्हें सुनने को मिलती है वही भाषा सीख लेता है। यदि शिशु को मानव समुदाय में से ही अलग रखा जाए तो वह कोई भाषा नहीं सीख सकेगा। दूसरा पॉइंट, भाषा अनुकरणजन्य प्रक्रिया है। अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखते हैं। यह प्रक्रिया भाषा की परिवर्तनशील या दूसरे शब्दों में विकासशील का एक प्रमुख कारक है। शिशु माता पिता भाई बहन आदि से भाषा का व्यवहार सुनकर स्वयं करने का प्रयास करता है। तीसरा पॉइंट कहता है भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवेश में ही उनका जन्म, विकास, अर्जन और प्रयोग होता है। अतः वह समाज सापेक्ष, मनुष्य समय सापेक्ष, मनुष्य स्वतंत्र सामाजिक प्राणी है और भाषा उसकी कृति है। भाषा कोई दैविक प्रकृति अथवा सांस्कृतिक संप्रदाय नहीं है, वह सामाजिक परिवेश में मानव मस्तिष्क की उपज है। चौथा पॉइंट कहता है भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषाई परिवर्तन ध्वनि, शब्दों, पदबंधों एवं वाक्य रचनाओं आदि स्थिति स्तरों पर हो सकते हैं, पर यह परिवर्तन इसे इतने परोक्ष रूप से और इतने सने होते हैं कि उनका पता तत्काल नहीं चलता है। पांचवा पॉइंट, प्रत्येक भाषा एक मानक रूप होता है। यद्यपि भाषा सतत परिवर्तन होती रहती है और विशेष एक विशाल भूखंड के प्रयुक्त होने वाली भाषा के प्रयोग में भिन्नताएं आ जाती है और स्वाभाविक है। इस कारण विभिन्न भाषाओं में उनकी ध्वनियों के उच्चारण, शब्द एवं रूप, रचना, अनुतान में नहीं बल्कि वाक्य संरचनाओं में भी अंतर पाया जाता है। किंतु भाषा एक मानक रूप भी होता है और उसे सदा मानक रूप का ही प्रयोग करना होता है चाहिए। 6 पॉइंट, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। समाज सापेक्ष होने के फलस्वरूप वह सदैव विकास की ओर अग्रसर होती है। जो भाषाएं बोलचाल में नहीं हैं उनका तो अंतिम रूप निश्चित है, पर जीवित भाषाओं में तो परिवर्तन अवश्यभावी है। जीवंत भाषा का यही लक्षण है। 7वां पॉइंट, भाषा परंपरागत और व्यक्तित्व का उसका अर्जन करता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपराओं से चली आ रही है, व्यक्ति उस परंपरा भाषा का ही समाज में अर्जन करता है। 8वां पॉइंट, प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ etc दृश्यों से किसी एक या अनेक स्तरों पर एक भाषा का ढांचा दूसरी भाषा के ढांचे से भिन्न होता है। यह भिन्नता ही एक भाषा को दूसरे से पृथक कर देती है। 9 पॉइंट कहता है भाषा स्थूल से सूक्ष्म एवं अपरिपक्वता को परिपक्वता की ओर विकसित होती है। भाषा अपनी प्रारंभिक अवस्था में सूक्ष्म भावों एवं अनुभूतियों को व्यक्त करने में असमर्थ नहीं रहती है। उसका शब्द भंडार ही कम रहता तथा संचारात्मक गठन की शिथिल रहता है, किंतु कालांतर में वही भाषा समृद्धशाली हो जाती है। 10वां पॉइंट, भाषा संयोगावस्था के वियोगावस्था की ओर विकसित होती है। आधुनिक भाषाओं के इतिहास एवं क्रमोत्तर विकास के शास्त्रीय अध्ययन से सिद्ध होता है कि भाषा संयोग से वियोग की ओर अग्रसर होता है। 11 पॉइंट कहता है हमारा मनुष्य प्रत्न लाघव को विशेष पसंद करता है और भाषा चूँकि मानव अर्जित संपत्ति है, अतः भाषा स्वभाव कठिनता से सरलता की ओर प्रविष्ट करता है। भाषा की आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण, नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज। भाषा की आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। पहला, विचार विनिमय का प्रमुख साधन। जिस स्वाभाविक
जिस स्वाभाविकता एवं समाज सहजता से हम मातृभाषा में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उतना ही किसी अन्य भाषा का अटूट संबंध नहीं हो सकता है। जितना अधिक हम विचारों को प्रकट करते हैं, उतने ही नवीन विचार हमारे मन में उठते रहते हैं। हम मातृभाषा के माध्यम से ही इन विचारों को पूर्णतया के साथ प्रकट करते हैं और दूसरों के वो विचारों के भाव के अर्थ को पूर्णता के साथ ग्रहण करते हैं। दूसरा, ज्ञान अर्जन का प्रमुख साधन। मानव श्रवण एवं पाठन क्रियाओं के माध्यम से देश विदेश की सभी तरह की जानकारी प्राप्त करता है। शब्द भंडार उसकी शैशवावस्था में उसके पास धीरे धीरे बढ़ता है। शब्द भंडार के माध्यम से वह किसी विचार को सुनता है या किसी रचना को पढ़ता है तो उस विचार को वह अन्यास की ही पूरी तरह ग्रहण कर लेता है और ये विचार उसके मस्तिष्क में एकत्र होते हुए उसके ज्ञान की वृद्धि करते हैं। वास्तव में मातृभाषा की ही बालक के ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है। तीसरा पॉइंट है कि विद्यालयी जीवन की आधारशिला। बालक अपने परिवार में जिस भाषा को ग्रहण करता है, यदि उसी भाषा में विद्यालय में भी शिक्षा दी जाती है तो वह उस शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर लेता है। वह जिस पूर्णता से सभी विषयों को मातृभाषा से आत्मसात कर लेता है, उसी पूर्णता से किसी अन्य भाषा में नहीं कर पा सकता। अतः विद्यालय के सभी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए मातृभाषा की प्रमुख माध्यम है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास में सहायता। ज्ञान वृद्धि विकास होती है और बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति, तर्क शक्ति, विवेक शक्ति तथा अभिव्यक्ति कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस व्यक्ति की भाषा पर जिसका अधिकार होगा, उसकी विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं अभिव्यक्ति भी उतनी ही अधिक विकसित होती है। सशक्त भाषा विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल को विकसित एवं व्यक्तित्व को मानसिक प्रबलता प्रदान करती है। पांचवा पॉइंट कहता है विकास में भावात्मक विकास में सहायक। महात्मा गांधी ने कहा, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। शैशवावस्थाएं बालक माता पिता के दूध के साथ साथ उसकी वात्सल्यपूर्ण लोरियों के माध्यम से मातृभाषा को ग्रहण करता है। यह क्रिया बालक को सहज सुरक्षा, खुशी एवं आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है और आत्मसंतुष्टि तथा प्रशंसा बालक के विभिन्न भावात्मक गुणों जैसे स्नेह, सहानुभूति, सहृदयता, सेवा, धैर्य एवं त्याग आदि को विकसित करने में सहायता होती है। 6 पॉइंट कहता है शारीरिक विकास में सहायता। मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से की गई विचारधारा व्यक्ति के बालक के चिंतन चित्त को प्रशंसा एवं शरीर को स्वास्थ्य में रखने में सहायक होती है। यह सत्य है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है और शारीरिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है। 7वां पॉइंट कहता है समाज विकास में सहायक। मातृभाषा में विचारों का आदान प्रदान करके ही बालक समाज में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है एवं आपसी संबंधों को विकसित करता है, जिससे वह समाज का सहयोगी सदस्य बनता है। 8वां पॉइंट है कि सांस्कृतिक विकास में सहायता क्या होता है। अपनी मातृभाषा के साहित्य का अध्ययन कर हम अपने देश की परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों एवं रहन सहन आदि से आसानी से परिचित हो सकते हैं। कहा भी गया है कि मातृभाषा बच्चों को अपने पूर्वजों के विचार, भावों, रीति रिवाजों, आदर्शों एवं महत्वाकांक्षाओं से परिचित कराते हैं का सशक्त माध्यम है। यानी भाषा के माध्यम से हम पूर्ण जन्म की बातें याद कर सकते हैं। चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायता। मातृभाषा के साहित्य का अध्ययन कर तथा मातृभाषा में व्यक्ति किए गए गतिविधियों किए गए विभिन्न रूपों को एवं नाटकों आदि को देखकर बालक भिन्न भिन्न नैतिक गुणों से परिचित होता है, उन्हें ग्रहण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार मातृभाषा बालक को नैतिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। व्यवहारिक जीवन में सहायक। व्यवहारिक जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है कि बालक को अपने बड़ों एवं छोटों एवं बराबर वालों के साथ बातचीत करने आती हो। यह कार्य मातृभाषा जितनी कुशलता से हो सकता है उतना ही कुशलता से किसी अन्य भाषा में नहीं। मातृभाषा बालक को व्यवहारिक कुशलता प्रदान करती है।
11 नंबर पॉइंट कहता है लोकतंत्रात्मक विकास में सहायक। बालक के लोकतंत्रात्मक विकास से अभिप्राय है कि बालक को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान हो, उसमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना हो, उसे देश की सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान हो। मातृभाषा के ज्ञान के बिना यह सब जानकारी असंभव है। और 12वां पॉइंट है और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है आपको लास्ट पर 12वां पॉइंट व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक। मातृभाषा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं भावनात्मक विकास में सहायक होकर व्यक्तित्व को असंतुलित रूप से विकसित करती है। एक तरफ साहित्य का अध्ययन बालक के ज्ञान में वृद्धि करता है तो दूसरी तरफ मातृभाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान कर व्यवहारिक कुशलता प्रदान करता है, इससे बालक को आत्म तुष्टि व प्रशंसा का अनुभव होता है, उससे स्वस्थ भावनाओं का विकास होता है तथा उसका व्यक्तित्व संतुलित रूपों से विकसित होता है। ये था हमारा क्वेश्चन लर्निंग एंड देयर लैंग्वेजेस से भाषा का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृतियाँ एवं विशेषताओं का वर्णन करना था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, डिस्कस द नेचर और द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन आज के लिए वीडियो में इतना ही था। और आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आप लोगों से विदा जाते हैं। इट्स ओके, थैंक्स, ओके, बाय।